और डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को एक इनोवेटिव आइडिया से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसके थीम को जानेंगे। थीम कहते हैं विषय वस्तु को। थीम को स्टडी करने से हमें इस बात का आइडिया लग जाता है कि ये चैप्टर का विषय क्या है, किस टॉपिक पे ये चैप्टर बेस्ड है। एंड द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी सेज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये प्रोज सेक्शन का एसे है, निबंध है। इस निबंध में इसके राइटर महात्मा गांधी ने बताया है कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है भारतीय सभ्यता में और पश्चिमी सभ्यता में। अबाउट द राइटर, आपकी बुक में जो भी चैप्टर हैं वो दो हिस्से में डिवाइड है। जो पहला पोर्शन है वो राइटर के बारे में है और उसके बाद का जो पोर्शन है वो स्टोरी के बारे में है। तो आइए सबसे पहले राइटर के बारे में स्टडी करते हैं और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस चैप्टर के राइटर हैं महात्मा गांधी। की पॉइंट्स और डियर स्टूडेंट्स, की पॉइंट्स होते क्या है? की पॉइंट्स होते हैं उस पार्टिकुलर पैराग्राफ में जो की सेंटेंसेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम यहां पर स्टडी करेंगे ताकि इस पॉइंट को समझने के बाद हमारे लिए ऑब्जेक्टिव बनाना भी आसान हो और इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से समझा जाए। मोहनदास करमचंद गांधी was born on 2nd October 1869। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। He died at the hands of a fanatic on 30th Jan 1948। उनकी मृत्यु हुई एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी's autobiography is my experiment with truth। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जब कोई राइटर, जब कोई पर्सन अपनी जिंदगी के बारे में, अपने लाइफ के बारे में खुद लिखता है, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आप स्टूडेंट एक चीज गौर करें कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड से उनके मीनिंग ब्रैकेट में दी गई है ताकि आप की सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से समझ सके। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा परीक्षण। एंड दिस एक्सट्रैक्ट Indian civilization and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। इस एक्सट्रैक्ट में, इस हिस्से में बताया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कि गांधी जी ने बहुत मजबूत नींव की बात की है भारतीय सभ्यता की। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़, अंश, पार्ट। तो ये पार्ट है गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ का। एक चीज यहां पे गौर करें कि मजबूत के लिए एक टर्म यूज किया गया है, साउंड। साउंड का मतलब आमतौर पे आप बच्चे जानते हैं आवाज को कहते हैं, लेकिन फाउंडेशन के लिए साउंड का मीनिंग है मजबूत। जैसे हम कहते हैं साउंड स्लिप, यानी कि गहरी नींद। ये नहीं कि सोते हुए मैं आवाज कर रहे हैं। साउंड हेल्थ, अच्छी सेहत। तो मजबूत नींव के लिए वर्ड यूज होता है साउंड, फाउंडेशन। भारतीय सभ्यता की जो नींव है वो बहुत मजबूत है, जो गुजरते हुए वक्त के साथ ये बिल्कुल खरी उतरी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization on that elevates the moral being। पश्चिमी सभ्यता जो है
उसकी यह टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि वह सामग्री को बहुत महत्व देती है और उस सभ्यता का हमारी भारतीय सभ्यता से कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता बढ़ावा देती है नैतिकता को, आदर्शों को, मूल्यों को, संस्कारों को। लेकिन पश्चिमी सभ्यता मैटेरियलिटी को, सामग्री को ये इंपॉर्टेंस देती है, नैतिकता को, मूल्यों को, आदर्शों को नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था राइटर के बारे में। आइए अब जानते हैं इस चैप्टर के की पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। द सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस वेंट। ग्रीक सभ्यता बहुत पौराणिक, बहुत विकसित सभ्यता थी। रोम की सभ्यता, रोमन सभ्यता, यह भी बहुत पौराणिक और बहुत विकसित सभ्यता थी। आज इस सभ्यता का नामो निशान नहीं है, यह सभ्यता खत्म हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। जापान की सभ्यता का पश्चिमीकृत हो गया, वो अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। लेकिन अगर भारत की सभ्यता की बात की जाए तो यह आज भी अडिग है और यही इस सभ्यता की खूबसूरती है। हमने अपने सभ्यता, अपने गौरव, अपने मान को कभी बदलने नहीं दिया। हम वेस्टर्नाइज नहीं हुए, हमने अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को हमेशा संजोए रखा। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid. भारत पर यह हमेशा आरोप लगा है कि यहां के जो लोग हैं वह अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, यानी उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, उन्हें गंवार कंसीडर किया जाता है। इग्नोरेंट, अनपढ़, जाहिल समझा जाता है, एंड स्टॉलिड, मंद बुद्धि, लेजी समझा जाता है। यह आरोप वेस्टर्न ने हम इंडियन पे लगाए हैं। द चार्ज इज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। लेकिन यह इल्जाम, यह आरोप बिल्कुल भी हमारी योग्यता के विरुद्ध हैं। ये तमाम आरोप गलत है। द गुजराती इक्वालेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। जो गुजरात के लोग हैं, जो गुजराती कहलाते हैं, उन्हें कंसीडर किया जाता है, उनका सेंस लिया जाता है अच्छे आचरण से, अच्छे बर्ताव वाले लोगों से। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है यहां पे कि हमारा जो माइंड है, जो जहन है, जो मस्तिष्क है, वो एक बेचैन पंछी की तरह है। हमें जितना मिलता है हम और ज्यादा पाने की ख्वाहिश रहते हैं और फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। आपने रोड पे इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई पैदल वॉक कर रहा है और वह साइकिल वाले को देखता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि काश मेरे पास साइकिल होता तो मुझे पैदल नहीं चलना पड़ता। साइकिल वाले बाइक वाले को देखते हैं कि मुझे पैडल मारना पड़ रहा है तब मेरी साइकिल आगे मूव कर रही है। बाइक में एक्सीलरेटर दिया और तुरंत में कहां से कहां पहुंच गए। बाइक वाले लग्जरी बाइक वाले को देखते हैं कि कितनी शानदार उसकी बाइक है, कितना गुड लुकिंग उस बाइक पे वो लग रहा है। जो लग्जरी बाइक से चल रहे हैं वो कार वाले को देखते हैं कि मैं धूप में इस बाइक पे हूं, बारिश का पानी लग रहा है, कितना शानदार से बैठा है वो कार में, कितना मजा आ रहा होगा उसके। और कार वाले लग्जरी कार वाले को देखते हैं और लग्जरी कार वाले जेट एरोप्लेन को देखते हैं। तो ये जो मन है ना, ये बिल्कुल अशांत रहता है। हमारा दिमाग एक बेचैन पंछी की तरह है, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, हम अपने वांट्स में बिल्कुल उलझते चले जाते हैं। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence. हमारे जो पूर्वज हैं ना, इसलिए उन्होंने सीमा तय की थी हमारे विलासिता की कि अप टू अ लिमिट कंफर्ट
इंडल्जेंस ये जरूरी है, एंटरटेनमेंट जरूरी है। जब हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो मेरे लिए एक हिंड्रेंस होगा, एक बाधा होगी। A man isn't necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. एक आदमी इसलिए खुश नहीं है कि वो अमीर है। गरीब को हमेशा कंसीडर किया जाता है कि वो नाखुश रहता होगा, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार देखा गया है कि गरीब खुश है और अमीर दुखी है। खुशी जो है ना, वो पैसों से ज्यादा मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है। Our ancestors dissuaded from luxuries and pleasures. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें रोका कि हम अय्याशी और मजे के पीछे ना भागे। उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो असली खुशी है वो एक इंसान के हेल्थ, कि उसका हेल्थ बहुत अच्छा हो और वो अपने हाथों और पैरों का प्रॉपर यूज करे। यहां पे हाथ और पैर का यूज करने का सेंस है कि वो परिश्रमी हो, मेहनती हो। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance. There would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourish in them. They were therefore satisfied with small villages. उन्होंने आगे वजह यह बताई कि जो बड़े शहर हैं, जो महानगर हैं, एक्चुअली में वो एक स्नेयर है, एक जाल है और बेकार का वहां पे लोगों ने कई तरह के अपने ऊपर बर्डन, भार ले रखा है। वहां पे गैंग है, किनका? चोरों का, उचक्कों का, बदमाशों का, डाकुओं का, दलालों का, जो लोगों को कई तरह से लूटने पर लगे हुए हैं। वहां के लोग इंटरनली खुश नहीं हैं, वहां शहर के चकाचौंध में घिर गए हैं। कई तरह के ईएमआई वहां पे लोगों ने ले रखा है, जिनसे वो हमेशा टेंशन में होते हैं कि वो ऑन डेट में वो पैसा पे करना है बैंक को। सिर्फ शो ऑफ के वजह से गाड़ी कर्ज पे ले रखी है, बैंक से लोन करा रखा है, घर लोन करा रखा है और लोग इसी चकाचौंध में, कंपटीशन में फंसे पड़े हैं। सुकून की जिंदगी नहीं है और ये तमाम चीजें वहां पे फलती फूलती चली जा रही हैं। हमारे एंसेस्टर छोटे से गांवों में रहकर बहुत खुश थे, क्योंकि वहां उन्हें सुख, शांति, लोगों का अपनापन, प्यार, परिवार के साथ रहना, एक वैल्यू टाइम को बिताना, ये सभी उन्हें पसंद था। The common people lived independently and followed their agriculture occupation. They enjoyed true home rule. जो आम लोग थे वह फॉलो करते थे एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को, वह कृषि, खेती किया करते थे और ट्रू होम रूल को फॉलो करते थे। डियर स्टूडेंट्स, इस टर्म को समझेंगे, ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल कहते हैं बिल्कुल नियम से अपने जिंदगी को गुजारना, सुबह सवेरे उठना और हर काम को टाइम पे कंप्लीट करना। शहर में आप देखेंगे कि बिल्कुल नेचर के ऑपोजिट लोग काम करते हैं। रात में 5 बजे तक, 4 बजे तक, 6 बजे सुबह तक जाग रहे हैं और सुबह के 10-11 बजे तक सोए हुए हैं। यहां के लोगों की जो सेहत है, हेल्थ है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है और गांव के लोग एक ट्रू होम रूल को फॉलो करते हैं। सवेरे उठते हैं, अपने हेल्थ पे प्रॉपर केयर करते हैं, लोगों से उनके बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, वो अपनी वाइफ को, बच्चों को टाइम दे पाते हैं, जो कि शहर में इन चीजों की कमी पाई जाती है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू propagate immorality. अब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पे
डिफरेंस बताया गया है कि भारतीयों का ये विशेषता है कि वह नैतिकता, मूल्यों, आदर्शों, तहजीब, तरीका, उठने बैठने का, बातचीत करने का, मिलने जुलने का, इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा एलिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, अपने बच्चों में तहजीब, तरीका, आदर्श को सिखाते हैं। लेकिन अगर वेस्टर्न कल्चर की बात की जाए तो वहां इमोरलिटी को बढ़ावा मिलता है, वहां पे मूल्यों, आदर्शों की कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर जो तहजीब होनी चाहिए, जो संस्कार होना चाहिए, वो बिल्कुल बहुत कम, ना के बराबर पाया जाता है, क्योंकि वह लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी ग्रोथ और किस तरह से फाइनेंशियली साउंड हो जाए, शो ऑफ की जिंदगी गुजारा जाए, लग्जरी लाइफ हो, इसके पीछे भागते हैं। I am no hater of West. I am thankful to the West for many things I have learned from Western literature. I have learned one lesson from it, and that is that we must shun at all cost. मैं पश्चिमी सभ्यता से घृणा करने वाला, नफरत करने वाला नहीं हूं। ये गांधी जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, बल्कि मैंने पश्चिमी साहित्य से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। उनमें एक इंपॉर्टेंट बातें भी मेंशन कर रहे हैं कि जहां तक मैंने समझा है, जाना है कि हमें हर कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, हमें इस पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना है, वहां की चीजों को, वहां के आदर्शों को एडॉप्ट नहीं करना है। What is modern civilization? It is the worship of material. अब यहां पे एक सवाल आता है कि सर, मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, आधुनिक सभ्यता है क्या? तो आधुनिक सभ्यता है कि वर्शिप, इबादत करना, पूजा करना, बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाना मैटेरियल सामग्री का, उसके गुलाम हो जाना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप ले मोबाइल का। आज मोबाइल ने लोगों को पागल कर रखा है, इस इन्वेंशन ने। आज अगर आपसे 2 दिन मोबाइल ले लिया जाए, आपको लाइफ स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है। आज जहां हमें गर्मी लगती है, हम तुरंत एसी की डिमांड करते हैं, एसी की चाहत होती है कि अगर एयर कंडीशन होता तो कितना बेटर होता। 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आज हम पैदल चलकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम गुलाम हो गए हैं बाइक और साइकिल के। हम पसीना बहाना, वर्कआउट करना नहीं चाहते हैं। West has evolved a civilization suited to its climate and surrounding, and similarly we have a civilization suited to our condition. पश्चिमों ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो उन्हें सूट करती है, और उसी तरह से हमने वैसी सभ्यता को विकसित किया है जो हमें सूट करती है। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening. We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure. कुछ ऐसे आविष्कार हैं पश्चिमी सभ्यता के जिसने लोगों को दीवाना कर दिया है, पागल कर दिया है, और हम इस बात के खतरे पे हैं कि हम थोड़ी देर की खुशी के लिए अपना परमानेंट सुख चैन खो रहे हैं। जैसे अभी मैंने बात की मोबाइल की। आज मोबाइल की लोगों को ऐसी लत लगी है जो कि मॉडर्न इन्वेंशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ब्रेन ट्यूमर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं मोबाइल के यूज से, क्योंकि उससे निकलने वाला रेडिएशन लोगों को कई तरह की बीमारियां दे रहा है। लोग आज डिप्रेशन में हैं, उन्हें गर्दन की हड्डी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अंदर से बॉडी खोखली हो गई है। रेडिएशन ने कैंसर को बहुत कॉमन कर दिया है। तो हम थोड़े देर के प्लेजर के लिए जो हमें मोबाइल के यूज से एंटरटेनमेंट के तौर पे मिलता है, हम अपनी सेहत को दांव पे लगा बैठे हैं। ना सिर्फ सेहत, बल्कि हम टाइम, अपना जो कीमती वक्त होता है, आज ऑन एवरेज एक स्टूडेंट 2 से 3 घंटा मोबाइल में बर्बाद कर देता है। इंडियन सिविलाइजेशन इज द
witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization. भारतीय सभ्यता गवाह है फॉल की, गिरावट की। बेबीलोनियन की सभ्यता हो, सीरिया की सभ्यता हो, पर्शियन सभ्यता हो या इजिप्ट की सभ्यता हो, इन तमाम सभ्यताओं की। जैसे ये कोचिंग यहां पर है, इसी के कोचिंग के आसपास 10 कोचिंग और खुल जाए और 10 कोचिंग फिर बंद हो जाए, तो ये कोचिंग गवाह होगा उन 10 कोचिंगों के खुलने और बंद करने का। वैसे ही हमारी भारतीय सभ्यता गवाह है इन तमाम सभ्यताओं के पतन की। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वॉन्ट्स बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग आवर वॉन्ट्स सेल्फ डेनियल। हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा स्वशासन है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हम अपनी चाहतों को बढ़ाते जाएं, बल्कि इस बात पे जोर देता है कि हम अपनी चाहतों, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना सीखें। हम खुद से आत्म त्याग करना सीखें अपनी चाहतों को, क्योंकि यह चाहत हमें हमेशा डेंजर जोन में ले जाती है। यूरोपियन सिविलाइजेशन नो डाउट suited for the European, but it will ruin for India if we endeavor to compete. यूरोप की जो सभ्यता है बेशक उनको सूट करती है, उनके लिए बेहतर है, उनके लिए अनुकूल है, लेकिन अगर हम भारतीयों ने उस सभ्यता को कॉपी करने की, नकल करने की, उसे अपने जीवन में अगर उतारने की कोशिश की, तो हम अपने आप को तबाह कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increase and promote contentment, real happiness and capacity for service. हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करना सीखे, और ये एक ऐसा गुण है, ये ऐसी खूबी है जिससे हमें मदद मिलेगी कंटेनमेंट, संतुष्टि को प्रमोट करने में, असली खुशी को हासिल करने में, और हमारे अंदर वो क्षमता पैदा हो कि हम दूसरों को बेटर सर्विस दे सके। अगर हमने अपनी चाहतों पे लगाम नहीं लगाया तो हम इन गुणों से हाथ धो बैठेंगे, हमारे अंदर ये जो गुण हैं ये बिल्कुल खत्म होते चले जाएंगे। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance. एक हद तक एंटरटेनमेंट, फिजिकल हार्मनी, शारीरिक सामंजस्य एंड कंफर्ट, आराम जरूरी है हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन जब ये लेवल क्रॉस होता है तो ये हमारे लिए हिंड्रेंस, बाधा, मुसीबत बन जाता है। जैसे कुछ हद तक क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो अगर आपस में कुछ गपशप करते हैं हल्की फुल्की, या कुछ कभी हल्की फुल्की खेल की कोई बात करते हैं, यहां तक चलेगा, लेकिन एक लेवल के बाद अगर क्लास में बच्चों ने बदमाशी करना क्रॉस कर दिया, वो लेवल ज्यादा करने लगे, तो फिर वो क्लास के डिसिप्लिन के खिलाफ होता है और उस इंस्टीट्यूशन के जो डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर है उसको बिगाड़ता है। गांधी जी ने यहीं पे समझाया है कि कुछ हद तक एंटरटेनमेंट, कुछ हद तक कंफर्ट ये जरूरी है, लेकिन लिमिट तक हमें उसका आदी, हमें उसका गुलाम नहीं बनना है। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated. एक इंसान को व्यवस्थित करनी चाहिए अपनी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को, जिससे वह उसे बाधा नहीं पहुंचाए, बल्कि एक इंसान की खिदमत करने, उसकी सेवा करने, भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत के लिए वो अपने पूरे ताकत को कंसंट्रेट कर पाए, एकत्रित कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, ये था डिस्क्रिप्शन, ये था इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इस चैप्टर का। होप सो आपने एंजॉय किया हो, आप इस लेसन को बहुत अच्छे से समझे हो। थैंक यू वेरी मच।